now we have a very well-known person with us. She's very well known nationally as well as internationally. Yes, we have our women committee chairperson, Mrs. Manjula Rath, who has been like association with AICB for a long time, I think since 90s. And since then she has been looking after the issues of visually impaired women, concerns of visually impaired women projects. And Manjula madam has also, like, she was also the women committee chair of Asian Blind Union from 2000 to 2008. And even this during this pandemic period also, she has been actively conducting many workshops and cultural activities. And I think she is an inspiration to many of us, because she has been very independent. She has been very independent in mobility, travel, and all those things. And she's very bold in addressing the issues of visually impaired women. And she has received several awards. To say a few, she has received a Neelam Kanga Award from NAB. So now over to you, Manjula ma'am. If Manjula may choose to speak in Hindi, I would be happy to summarize her talk at the end. So don't worry. If she chooses to speak in Hindi, then I will be summarizing her talk at the end. So you know, in English, I'll be summarizing in English. The floor is yours. Thank you, Professor Aneja. At the outset, I would like to extend my sincere thanks to Professor Aneja for giving me an opportunity to be with you. And at the same time, I would also like to congratulate Ms. Muthu Selvi for the wonderful presentation on women. Wonderful presentation on women. She has raised the issues which were really, which we can connect to our day-to-day life. So thank you very much. As Professor Aneja has said, that at the end, he will summarize my talk in English, and I will speak in Hindi. Friends, मुझे ऐसा, मैं ये मान के चल रही हूँ ना, my topic is organizations and ethics. मैं ये मान चल रही हूँ कि organizations क्या है, ये आप सब अच्छे से जानते होंगे. Organizations की डेफिनेशन तो मैं यहाँ पर नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर केवल इतना ही कहूंगी कि मैं आज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रही हूँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात नहीं करूंगी. जब भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कुछ लोग मिलकर एक विजन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं, तो उसके लिए वो सबसे पहले उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पर वो अपने प्लान ऑफ एक्शंस तय करते रहते हैं, डिसाइड करते हैं. एथिक्स मीन्स transparency for me, moral duties for myself, for my organization, for the society, for the community, for the government, for the nation. तो और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे तभी बढ़ पाएगी जब उसके मेंबर्स की जो एथिकल वैल्यूज हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे. और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट के साथ साथ उसका स्टाफ, उसके बेनिफिशियरीज, उनकी एथिकल वैल्यूज भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए,
तभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकती है और वो अपने डिसाइडेड गोल्स को अचीव कर सकती है। तो वो हम लोग कैसे अचीव करेंगे, इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहली चीज है वो है कमिटमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, हम जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति हमारा कमिटमेंट, चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, हम मैनेजमेंट में हैं, स्टाफ में हैं, बेनिफिशियरी हैं, हमारा कमिटमेंट बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं बड़ी बड़ी बातें बोलूं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, लेकिन भीतर से मेरा कमिटमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास है, मेरा कमिटमेंट उसके प्रति ना हो, मेरा कमिटमेंट दूसरे किसी संस्था के प्रति हो। और यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी होगी कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, बाहर से बहुत लोग आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं उस संस्था को छोड़ने के लिए, यदि उनको ये चीज समझ में आ जाती है कि अमुक इंसान में पोटेंशियल है और वो हमारी संस्था को आगे ले जा सकता है या ले जा सकती है, तो उस स्थिति में वो आपको तरह तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है और बहुत स्ट्रांगली मानना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैंने ज्वाइन किया है, उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मेरा कमिटमेंट है और होना भी चाहिए। मैं आपको इसके लिए एक दो एग्जांपल्स देती हूँ, वो भी अपने से रिलेटेड। जनरली मैं अपने एग्जांपल्स देती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एआईसीबी में एक दो बार ऐसा हुआ कि इलेक्शंस में मैं विन नहीं कर पाई। उस स्थिति में मुझे बाहर से कुछ लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे वो तोड़ नहीं पाए। उस स्थिति में मैंने सीबीआर ज्वाइन किया, एआईसीबी की जो बहुत एक मेजर एक्टिविटी है, और मैंने 5 सालों तक बहुत अच्छे से वो सीबीआर का काम चलाया। तो आप लोग कभी ये ना माने कि आप एक पोजीशन में हैं तभी आपका कमिटमेंट होगा उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, ऐसा नहीं है। विदाउट अ पोजीशन एआई जो है वो कमिटमेंट होगा, तभी आप उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा पाएंगे। दूसरा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी किसी भी लेवल पर, मैनेजमेंट के लेवल पर, स्टाफ के लेवल पर, बेनिफिशरीज के लेवल पर, उस संस्था के प्रति ऑनेस्टी का होना बहुत जरूरी है। आप सब ये जानते हैं कि हम लोग चाहे वर्ल्ड में किसी भी कोने पर हो, हमारी संस्थाएं जो हैं वो डोनेशन पर कम या ज्यादा चलती हैं। डोनेशन बोथ काइंड एंड कैश दोनों ही रूपों में आता है। तो उस परिस्थिति में यदि हम संस्था के प्रति ऑनेस्ट नहीं हैं, तो हम ना केवल संस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि हम पब्लिक के विश्वास को भी तोड़ रहे हैं, जिस विश्वास के साथ वो पब्लिक हमें डोनेशन दे रही है। मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, स्टाफ ऑनेस्ट नहीं है। स्टाफ ऑनेस्ट है,
मैनेजमेंट ऑनेस्ट नहीं है, तो वो संस्था आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बार मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बैठी हुई थी किसी मुद्दे पर बात करने के लिए, और हमारे नॉर्थ इंडिया में कुछ ऐसे फेस्टिवल्स भी होते हैं जबकि मैरिड विमेन को, मैरिड डॉटर्स को पेरेंट्स जो हैं वो गिफ्ट्स वगैरह देते हैं उन फेस्टिवल्स के ओकेजन्स पर। तो हम लोगों की बातचीत खत्म हुई और उसके बाद जो है वो संस्था की हेड को ने मुझे बताया कि वो जानना है उनको जो है अपनी बेटी को गिफ्ट्स देने के लिए, क्योंकि वो फेस्टिवल है। उन्होंने उसमें, उन्हें शायद ध्यान नहीं रहा या क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, वो टाइम टू टाइम अपने स्टाफ को ये इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि वो जो कल डोनर आया था वो ब्लैंकेट देकर गया था, वो अलमारी में फलां जगह रखे हुए हैं, वो उठा लीजिए, वो मिठाई आज सुबह आई थी वो रख लीजिए। मतलब तमाम तरीके की चीजें वो शायद भूल गई कि मैं बाहर से हूं, तो वो वहां से पूरा अपना जो डोनेशन आया था वो कलेक्ट किया और मुझसे कहा कि आप किधर जाएंगी। मैंने कहा मैं तो मेट्रो पकड़ूंगी। जो अभी मुथु ने कहा कि मैं तो इंडिपेंडेंटली और अकेले ट्रेवल करती हूँ, जनरली मेरे साथ एस्कॉर्ट्स नहीं होते। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको ना मेट्रो तक ऑटो में छोड़ देती हूँ। मैं तो ऑटो में जाएगी। आप विश्वास कीजिए, उस ऑटो में हम दोनों बहुत ही मुश्किल से बैठे। इतना सामान उसमें आगे से पीछे तक भरा हुआ था, और मैं ये नहीं, ये भी हो सकता है कि वो अपने घर से लाई हूँ, अपनी जेब से उन्होंने खर्चा किया हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेरे सामने कई बार ये बोला 10-15 मिनट के अंदर कि वो फलां डोनर फलां डोनेशन देकर गया था, वो चावल की बोरी पड़ी हुई है, आप उसको ऑटो में रख दीजिए, वो चीनी है, वगैरह वगैरह। तो ऑनेस्टी बहुत जरूरी है किसी भी संस्था को आगे ले जाने के लिए। मान लीजिए मैनेजमेंट ऑनेस्ट है और स्टाफ जो है डोनेशन आ रहा है काइंड्स में, कैश में वो इधर से उधर नहीं कर सकते, उनको मालूम है, और जो काइंड में डोनेशन आ रहा है उसको वो चुपचाप इधर से उधर कर रहे हैं। मेस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, स्टोर में सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो जो पॉइंट है वो ये है, वो संस्था को आगे नहीं ले जा रहा, वो संस्था को पीछे धकेल रहा है। इसलिए एक और एथिकल वैल्यू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये जरूरी है कि हम ऑनेस्ट हो। मैंने कुछ जगहों पर ये भी देखा कि डोनर्स आए, उन्होंने ब्लैंकेट्स दिए। ब्लैंकेट का उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं विंटर में उस ऑर्गेनाइजेशन में किसी पोजीशन में थी। मेरे को बीच में मौका मिला था, तकरीबन आज से 17-18 साल पहले, 2-3 महीने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में हेडशिप करने का। वो स्कूल था कोई। वहां पर जो है ब्लैंकेट्स आए, ब्लैंकेट्स लिए, और जो बड़े बच्चे थे उन्होंने अपने पास 4-4, 5-5 ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं, और छोटे बच्चों के पास एक एक ब्लैंकेट्स भी नहीं है, और विंटर का टाइम। तो इसलिए मैंने बोला था शुरू में कि बेनिफिशियरीज का भी ऑनेस्ट होना किसी भी संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकता है। एक और पॉइंट जो कि मैं यहाँ पर रेज करना चाहूंगी, कमिटमेंट और ऑनेस्टी के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी। कोई भी संस्था तभी, ऑर्गेनाइजेशन तभी आगे बढ़ सकती है जबकि वो ट्रांसपेरेंट हो। देखिए होता क्या है कि हम लोगों ने कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करनी है, उसका प्लान किया, वो एक्टिविटी ऑर्गेनाइज नहीं हुई और उसकी रिपोर्ट बन गई, या एक्टिविटी ऑर्गेनाइज हुई, उसमें 100 लोगों को अटेंड करना था, 30 लोग अटेंड हुए, 40 लोग हुए, 60 लोग हुए, लेकिन ऑन पेपर हमने शो कर दिया 120।
ट्रांसपेरेंसी किसी भी संस्था में बहुत जरूरी है। और इसमें मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, अकाउंट्स में ट्रांसपेरेंसी विशेषकर से बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा हेर फेर जो है वो अकाउंट्स में ही होता है। किसी भी संस्था की इमेज सोसाइटी में, गवर्नमेंट के सामने, कम्युनिटी में, फंडिंग एजेंसीज के सामने, इस पर डिपेंड करती है कि हम लोग अकाउंट्स में कितने ट्रांसपेरेंट हैं। यदि मैं एआईसीबी की बात करूं, हालांकि अकाउंट्स को मैं नहीं देखती, कोलसर देखते हैं, लेकिन वो कितने ट्रांसपेरेंट हैं वो आप सब जानते हैं। उनकी अकाउंट्स की ट्रांसपेरेंसी पर आज तक कोई भी सवाल नहीं उठा पाया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको ये देना चाह रही थी अकाउंट्स की ट्रांसपेरेंसी को लेकर, अभी स्लिप हो गया मेरे माइंड से, अभी जैसे ही मेरे माइंड में आएगा मैं आपको बताऊंगी। अकाउंट्स में जर्नली हेरा फेरी होती है जिसको कि हमें रोकना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगी कि जो हमारा जो है वो एनुअल ऑडिट होना चाहिए हर ऑर्गेनाइजेशन का, और ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि हमें अपनी ऑडिटेड स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी वेबसाइट पर डालनी चाहिए कि आप चेक कर लीजिए, कोई चेक करना चाहे कर ले। वो है सही मायने में ट्रांसपेरेंसी। इसके साथ साथ एक और पॉइंट जो कि मैं रेस करना चाहूंगी वो ये, जो मैंने शुरू में कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नींव है, बैकबोन है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर कोई भी एक्टिविटी प्लान नहीं कर सकती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 49 में तैयार हुआ। उसके बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट बनी, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं जा सकती। बदले हुए टाइम और परिस्थितियों के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स हुए। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में जब एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया 1960 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, जब भी वो ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसके बाद जैसे जैसे चेंज आता है उस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होने चाहिए, और उन अमेंडमेंट्स के अनुसार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को काम, जो हमारी मैनेजमेंट है उसको काम करना चाहिए। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे पास जो है वो एक जो गवर्नमेंट जो हमारे टाइम टू टाइम जो हमारे एक्ट्स बनते हैं, भले ही उसमें पीडब्ल्यूडी का या विजुअल इम्पेयरमेंट का जिक्र ना हो, तो भी हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि उसमें हमारा पीडब्ल्यूडी हम लोग जो है वो इग्नोर ना हो। उदाहरण के लिए पॉक्सो एक्ट बना, राइट टू एजुकेशन एक्ट्स बना, जो कि डायरेक्टली जो है, या विमेन के ऊपर दुनिया भर के एक्ट्स बने, तो जिसमें कि डायरेक्टली विजुअली इम्पेयर्ड वो नहीं है, लेकिन क्योंकि हम सब सोसाइटी का पार्ट है तो हमें उस पर नजर रखनी चाहिए, और जो वो एक्ट्स बने हैं उन एक्ट्स के अकॉर्डिंगली हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हुए उन एक्ट्स को अडॉप्ट करना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगी कि जो पीडब्ल्यूडी के लिए एक्ट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन उसके जो प्रोविजंस हैं उनके साथ मैच नहीं करता है, या इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रीटीज है उसके हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा मींस ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्स्टिट्यूशन मैच नहीं करता, तो हमें टाइम टू टाइम उसमें अमेंडमेंट्स करने चाहिए। लास्ट चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारी ज्यादातर पॉपुलेशन रूरल इंडिया में है,
तो रूरल इंडिया में हम अपने किस तरह से जो है अपने CBR के प्रोग्राम को, जो कि ऑन पेपर्स ना करके हम लोग उसको प्रैक्टिकली देखें कि हम किस तरह से उसको वो कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक चीज ये कहना चाहूंगी कि आज जो है NGOs एक तरह का प्रोफेशन बन गया है, और उसमें हम लोग और जो हमारे एथिकल वैल्यूज और वो सारी चीजें हैं उस तरफ हम अपना ध्यान नहीं देते हैं, और वो एक तरह का मतलब धोखाधड़ी और वो सारी चीजें हो गई हैं। उदाहरण के लिए CBR में यदि कोई फॉर्म भरना है, कोई NGO गई, हमें आप 100 रुपया दे दो, 200 रुपया दे दो, हम आपका ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे। तो उससे क्या होता है, एक संस्था की इमेज जो है वो खराब होती है। वही सेम यहाँ पर भी पर्ची काटने के लिए चले जाएंगे, फला NGO ने भेजा है, चाहे वो भेजा हो या ना भेजा हो। लेकिन इन सब जो आज एक NGO कल्चर बन गया है, जो कि एक सोसाइटी में बहुत नेगेटिव इमेज दे रहा है, उस सब के बावजूद भी हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, और पूरी ईमानदारी के साथ संस्था को आगे ले जाना चाहिए। इसी के साथ आपने मुझे टाइम दिया, अपने थॉट्स आपसे शेयर करने की अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए मैं आपका थैंक्स। Thank you, Manjuna ji. I would now summarize what she said for the benefit of the participants. She said she began by stating that she assumes that we all know what an organization is, or the person know. And the organization is when people get together for a particular cause and for a particular purpose, a group of people gets together. She said that it is important for an organization to be transparent in order to be successful. And then she said that the ethical level standards of the management and the staff would determine the level of success of any organization, towards which she mentioned 7 points. The first point is commitment, that one should be committed to the organization of which one is a part of. This she gave her own example also, that when she lost elections a couple of times, people tried to dissuade her from AICB, but she didn't get dissuaded, but rather she took another project and she worked in CBR. And then it's not important to have position to maintain commitment in the organization, but rather that we should be committed to the work in an organization. The second point she talked about was honesty, that both the staff and the management should be honest. She gave examples where the time may not permit to go and repeat again. The third point she talked about was transparency, and particularly transparency in accounts. The fourth point she talked about was the fact that every organization has a constitution, and we must ensure that none of our activities should be in opposition to, in contravention to our constitution. It's very important to adhere to the constitution. The fifth point she talked about was the fact that there are laws and acts which may not be disability specific, may not directly address visual impairment or disability, but those acts and laws are very important. So we need to ensure that our constitution provisions are in accordance with the laws and acts of the country, and the provisions of those acts also, actually, concerning the empowerment of women or other acts, those are also implemented in our organization. The sixth point she talked about was the work in the rural areas, that majority of the visually impaired are in the rural areas, and organizations must pay attention to the work in the rural areas. The last point she talked about was the fact that NGO has become a kind of a profession, and people are misusing NGOs. They tend to miss NGOs generally. She's used the word generally, tend to use an NGO for various purposes. For instance, she gave the example of CBR, where people say that you can pay us 100 rupees, 200 rupees and get your work done. This kind of practices, commercial practices, NGOs, or sometimes people go for donations, they give receipts and take donations in various places. So this kind of commercialization of organizations must be stopped. These are, to my understanding, the 7 important points that she had talked about. If there is anything she has, and Manjula ji, you want to add, which I may have missed out in terms of the points, you could do that. No, thanks. So any questions now? Swati, you can speak. You unmute. Good afternoon, sir. Yeah.
Actually, I have a doubt that is, she at the end she talked about some general laws. I can't understand that. Can you please translate that, Yes, sir? yeah. She said that, you see, this country has various acts. We have the RPD Act, but there are various acts like RTE Act. She talks about the Right to Education Act, right towards the empowerment of women. There are so many acts. We normally look at the PWD Act, but we don't look at other acts which are also applicable to our organization, which can also be used for empowerment of the organization, empowerment of the visually impaired. So our work should take into account the provision of those acts. Number one, we should be compliant. For instance, is the EPF Act or ESI Act, we should be compliant to those acts. It's not that because we are an NGO, we can get escape from any of the laws of the country. That's one point, one part to it. Second part is we should try to take benefit from various acts which may not be disability specific, but which do have a bearing on our work and disability where we can take benefit. We should be aware of those acts and try to take benefit.